नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फिर चर्चा करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था सर्कल, जिसकी बात हो रही थी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर कंप्लीटली पढ़ा दिया है और इसके बाद हम इसकी विविध प्रश्नमाला की बात करें तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जितने सवाल आप कर सकते हैं वो आपको करने चाहिए, ठीक है। और जिन सवालों में आपके कहीं दिक्कत रहती है वो आप मुझे कॉल करें। तो ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया है, जबकि 3 दिन बीत चुके हैं। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि जितना आप डिवोटेशन खुद करेंगे इसके प्रति उतना ही आप अच्छा सीख पाएंगे। आप डिपेंड मत बनिए, आप अपने आप पर आत्मनिर्भर होने की कोशिश कीजिए कि मैं इसको कर सकता हूँ, और नहीं हो रहा तो आप प्रयास कीजिए, एफर्ट कीजिए, और नहीं हो पाता उसके बाद भी तो आप संपर्क कीजिए। पर इन सब में से मेरे को लगता है कि कोई भी काम, कोई भी पार्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम कम गेन कर पाते हैं। टाइम भी पूरा देते हैं, मेहनत भी करते हैं, और पर हम ग्रहण कम कर पाते हैं, हमें गेन कम होता है, फायदा कम होता है। तो इसका रीज़न ये है कि हम टाइमली कोई काम नहीं करते हैं। तो एक सबसे फर्स्ट मेरा आज का जो इंस्ट्रक्शन आपके लिए कि आप अच्छी तरह से बैठकर 12th मिसलेनियस के सारे डाउट सोल्व कीजिए। कहीं दिक्कत है तो आप मेरे को बताइए। फिर भी मैं आज की वीडियो में, केवल आज की वीडियो में कुछ बड़े जो डाउट हैं, जो पीछे की ओर बड़े डाउट हैं, जिनको लगता है कि आप को जरूरत है, तो उन सबको मैं आज एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद मेरी ओर से 12 चैप्टर कंप्लीट है। यदि आपकी ओर से कोई डाउट आता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 13 पे चलूंगा। आइए स्टूडेंट्स, और ये भी साथ में बता दूं कि हमारे चैप्टर मात्र 2 बचे, 13 और 14। इसके बाद एक बार के लिए कंप्लीट हमारी बुक हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट जो मंथ से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और रिवीजन में अच्छी तरह से फिर से जिसका भी छूट गया है, जिसने भी नहीं पढ़ा, वो फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप सबसे, जिसका छूट गया है, जिसने नहीं पढ़ा, किसी भी कारणवश वो टाइमली नहीं देख पाया, तो रिवीजन में जरूर से अपनी 100% उपस्थिति देकर 100% आप उस काम को करें, ताकि आपको कोई किसी प्रकार नुकसान नहीं हो। आज के पेपर में भी आपने देखा है कि गवर्नमेंट ये प्लान बना रही है कि बोर्ड एग्जाम्स है वो टाइमली हो, और टाइमली का मतलब मार्च में होती है, और मार्च में होती है तो आज जब अगस्त जा चुका है, सितंबर आने वाला है। सपोज करो सितंबर में अभी भी स्कूल खुलने की उम्मीद नहीं है। सितंबर अक्टूबर में जब भी स्कूल खुलती है, तो अभी तो अक्टूबर मान के चलिए, आप तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 महीने जो कोर्स हम पूरे 12 महीने पिछले मार्च से इस मार्च तक पढ़कर भी कंप्लीट नहीं कर पाते थे, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो सोचिए 4 महीने में हम उसको कैसे गेन करेंगे। उसका सबसे अच्छा तरीका है आप अपना टाइम 100% इस क्लास को आप एक फिजिकली क्लास के रूप में ही देख कर इसे पढ़ाई करें। फिजिकली में इसमें इतना सा फर्क है कि वहां आप सामने बैठे रहते हो, जबकि पढ़ाने वाला मैं ही हूँ और तरीका वही है, और यहाँ पर आप घर बैठ के पढ़ रहे हो। कितना अच्छी आपको फैसिलिटी मिल रही है, आपको न आना है न जाना है, आने जाने का टाइम आपका बच गया। सुबह 1 घंटा आते थे, शाम को 1 घंटा जाने में लगता था, तो 2 घंटे आपके वो बच गए। थकान होती थी वो अलग होती थी, वहां पर रिलैक्स से आराम से पढ़िए ना। जब भी आपको आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा बैठकर मैथ्स पढ़ ली, 1-1.5 घंटा पढ़ के आपने फिर एसएसटी पढ़ ली, फिर 1-1.5 घंटा पढ़ के साइंस बैठ के साइंस पढ़ ली, फिर इंग्लिश पढ़ ली। सोम मंगल बुध तो आते हैं जो वीडियो है वो है हमारे पास में मैथ्स, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश। और सोम मंगल बुध 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डे आता है वीक का, उसमें तो आते हैं 4 विषयों के, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी और इंग्लिश है। और फिर अपना जो थर्सडे और फ्राइडे है, यानी गुरुवार और जो शुक्रवार जो है, उस दिन आते हैं हिंदी और संस्कृत। और जो शनिवार और रविवार है, सैटरडे और संडे, उसका ऑफ रहता है। तो कितना इजी है, सारा एक साथ बर्डन भी नहीं है, लोड भी नहीं है, और आराम से आप इसको पढ़ भी सकते हैं अच्छी तरह से। 1.5-1.5-2 घंटे का हर विषय के लिए आप टाइम निर्धारित कीजिए, जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह शाम। यदि कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी दिक्कत है कि साहब फोन, एंड्रॉयड फोन एक है घर में, और पेरेंट्स उसको बाहर जाते हैं काम पे तो वहां ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह वो 8-9 बजे पहले तो जाते नहीं होंगे, तो आपको वीडियो आराम से देखने के लिए सुबह 5 बजे उठिए, और 2-3 घंटे का टाइम आपको मिलता है, तो उसमें आराम से अच्छी तरह से आप उसको देख सकते हैं। जो टाइम टेबल आपको सेट करना पड़ेगा, इसके लिए मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा, वो सब आपके हाथ में। ऐसा भी कर सकते हैं कि शाम को घर आते हैं पेरेंट्स, तो भी हम देर रात तक बैठ के पढ़ सकते हैं, 10-11-12 बजे से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब का मैनेजमेंट तो आपके हाथ में, उसमें मैं आपको कोई सहयोग नहीं कर सकता। मैं इतना सहयोग कर सकता हूं कि यदि किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कॉल कीजिए, 100% आपको उसका समाधान मिलेगा। आइए स्टूडेंट्स, मैं आज स्टार्ट करता हूं विविध प्रश्नमाला 12th चैप्टर की जो मिसलेनियस है, उसके डाउट्स जो मुझे लग रहे हैं कि ये आपको बताने चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ आज की वीडियो में।
उनको बताकर मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा। आइए मैं लास्ट जो डाउट है उल्टे क्रम से बड़े बड़े जो डाउट है उनमें स्टार्ट करता हूं। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव टाइप है, एबेसिडर टाइप के सवाल है, उनको आप कर सकते हैं। लास्ट 33वें नंबर का जो सवाल है उसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। पहले तो डायग्राम बनाकर इस लैंग्वेज को एक्सप्लेन करता हूं कि क्या तो पूछना चाह रहा है, क्या देना चाह रहा है। आइए, जैसे एक ये सर्कल है, एक ये वृत्त है, ओके, इसमें एक बिंदु ले लिया मैंने, वो बिंदु है मेरा यहां पर P ले लिया। इससे यदि मैं बहुत सारी जीवाएं खींचता हूं, 5, 7, 10, 15 अनंत, कितनी भी एक बिंदु से अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। यदि मैं ऐसा करता हूं, ओके, ये C है और ये D है, और यहां एक व्यास है, यानी एक व्यास इस प्रकार है कि इस बिंदु पर से वो गुजरता है, पर ये व्यास इस जीवा के ऊपर क्या है, लंब है। इसको नाम मैं PQ देता हूं, सॉरी P इसको दे दिया मैंने, इसको नाम देता हूं L। कुछ ये भी 90, ये भी 90, चारों 90। समझिए सवाल को। सवाल कह रहा है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से गुजरने वाले व्यास पर लंब होती है। देखिए, एक बिंदु से दो जीवाएं मैंने यहां पर खींची, AB और CD। तो इन दोनों जीवाओं में से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी, इसको तय करना है हमें। पर कंडीशन सवाल ये कहता है कि वो वाली छोटी होनी चाहिए जो इस बिंदु से गुजरने वाले व्यास के ऊपर लंब है। तो लंब कौन है, AB। तो हमें सिद्ध करना है AB तो छोटी होनी चाहिए और CD लंबाई में बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जरा देखिए। एट फर्स्ट गिवन क्या, वो सबको लिखना ही पड़ेगा अपने को। और गिवन में हम बात करें तो आप कहेंगे कि वृत्त के अंदर स्थित एक बिंदु P से दो जीवाएं AB और CD गुजर रही हैं तथा एक व्यास LM जो बिंदु P पर जीवा AB के साथ समकोण बनाता है। अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि AB छोटा है और CD बड़ा है। दिया गया में मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स वृत्त में स्थित बिंदु P से दो जीवाएं AB व CD इस प्रकार गुजरती है कि व्यास LM लंब है AB पर। ओके, और सिद्ध हमें करना है कि AB छोटा है और CD, चलो जीवा लगा देता हूं मैं, जीवा AB छोटा है और जीवा CD बड़ा है। इसके नेक्स्ट की बात करें तो रचना करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी। उसमें हम लिखेंगे
कि ओ एम तो आ गया ना, ओ एन ले लेते हैं, ओ एन लंब सी डी पर खींचा। जहां ओ क्या है, यहां पर और ऐड कर दो एक वर्ड, ओ केंद्र वाले वृत्त में, बस। तो ओ हो गया इस वृत्त का केंद्र और ओ एन हो गया सीडी पर लंब। इतनी बात समझ में आ गया। ये रचना हो गई। और उपपत्ति की हम यदि स्टूडेंट्स बात करते हैं तो क्या आता है, आप कहेंगे कि त्रिभुज ओ एन पी में कोण ओ एन पी बराबर 90 डिग्री है। और ये आया कहां से, हमने रचना की है वहां से आया। अब ये 90 डिग्री का कोण, और जो कोण है ये वाला वो 90 से छोटा, क्योंकि एक त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो बाकी बचे हुए दोनों कोण 90 से छोटे ही होते हैं। तो हम यहां कहेंगे तथा कोण OPN छोटा है 90 से। कारण इसका भी बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज तो बाकी दोनों न्यून कोण ही होंगे, अतः कोण OPN छोटा होगा कोण ONP से। त्रिभुज में एक रूल होता है कि जो कोण बड़ा है उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, जो कोण छोटा है उसके सामने की भुजा छोटी होगी। तब जो OP है वो बड़ा होगा तो ON है वो छोटा होगा। और रीजन यह लिखता हूं कि त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ओके, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती। तो OP तो हो गया बड़ा और ON हो गया छोटा। अब OP बड़ा है ON छोटा है, इट मीन्स जीवा AB की केंद्र O से दूरी ज्यादा है और जीवा CD की केंद्र O से दूरी कम है। जिस जीवा की केंद्र से दूरी अधिक होती है वो जीवा छोटी होती है, जिस जीवा की केंद्र से दूरी कम होती है वो जीवा लंबाई में बड़ी होती है। जैसे जैसे जीवा केंद्र से दूर जाती है उसकी लंबाई कम होती जाती है और जैसे जैसे जीवा केंद्र के समीप आती है उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। तो आप नेक्स्ट पार्ट यहां लिखता हूं मैं, ये कहूंगा कि अर्थात
जीवा AB की केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी अधिक व जीवा CD की केंद्र से दूरी कम है, अतः जीवा AB छोटी है और जीवा CD बड़ी है। और यहां कारण में लिख सकते हो आप कि जो जीवा केंद्र से दूर होती है वह लंबाई में छोटी होती है, जो जीवा केंद्र के समीप होती है वो लंबाई में बड़ी होती है। स्टूडेंट्स जरा देखिए बोर्ड पे, अच्छा सवाल, अच्छा डाउट है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आगे यदि हम बात करते हैं तो हमारा डाउट नंबर जो आ रहा है वो 32 की बात करें। अच्छा डाउट है, देखिए डाउट नंबर 32। वो कह रहा है एक आकृति हमें दी गई है। आप बुक लेकर बैठे, जब भी पढ़ते हो, वीडियो जब भी देखते हो, बुक लेकर बैठा करो। आकृति हमें दी गई है और उसमें O वृत्त का केंद्र है, BD एक जीवा है और OD त्रिज्या है, वो समान है। मैं पहले आकृति बनाता हूं फिर जो इसमें जीवन है वो सारे मैं पार्ट्स आपको शो करता हूं। एक वृत्त है, ये व्यास है और ये मेरे ख्याल से AB इसका नाम है, इस पर देखते हैं AB नाम है, और ये CD है, यहाँ C है, यहाँ D है, और ये केंद्र है O, और ये OD हो गया, ओके, और ये 90 का बता रहा है और CA को ज्वाइन कर रखा है और ये BD हो गया। एक बार जो मैंने डार्क कर रखा है उस पोर्शन को आप देख लीजिए, पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर लिखूंगा। वो कह रहा है BD बराबर OD, तो OD त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है। यदि ये 5 है तो ये 5 है, ऐसा हमें दिया गया है, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो गई। दैट मीन्स जो OD इक्वल OB इक्वल BD, ये तीनों इक्वल होते हैं। और एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब समान होती है, लंबाई में बराबर होती है, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो मैं इस कोण की बात करूंगा, ये कोण हो गया हमारे पास 60 डिग्री। अब देखिए BD एक चाप है, मेरा मार के चल रहा हूं, देखिए BD एक चाप है, एक ही चाप द्वारा ये O कोण जो 60 डिग्री का है वो केंद्र पे बन रहा है, और इसी चाप द्वारा इसको मिला ले हम, तो इसी चाप द्वारा ये जो कोण है वो परिधि पर बन रहा है। जरा ऑब्जर्वेशन कीजिए, BD चाप से एक कोण बन रहा है केंद्र पर और इसी चाप से एक कोण बन रहा है परिधि पर। एक ही चाप से परिधि पर बनने वाला कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये थीम मैंने आपको अच्छी तरह समझाई है। तो ये कोण हो गया 30 डिग्री का, देखते जाइए आप, ये कोण कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अब ये यहां पर देखना, इसने सवाल में कहा कि CD और AB परस्पर लंब है, तो ये एक C और ये जहां मेरा मार्क चल रहा है वो एक समकोण है। देख लीजिए वापस से, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का, तो ये अपने आप ही 60 का हो गया।
ये कितने डिग्री का हो गया यहाँ पर 60 डिग्री का हो गया। कारण क्या है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण तो 90 डिग्री का होता ही है और दूसरा हमें ज्ञात हो गया 30 डिग्री, तो बचा हुआ जो कोण है तीसरा वो कितने का होगा 60 का होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर यहां तक। अब यहां पर ए बी व्यास है, ए बी व्यास है तो हम जानते हैं ये अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया अर्धवृत्त। और ये पूरे कोण की मैं बात करूं ए बी सी, कोण ए बी और सी ये अर्धवृत्त में बना कोण है और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये 90 है और ये हमने 60 ले लिया यहां पर। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कितना होगा 30 आएगा। कारण क्या है कि वही समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 का होता ही है, दूसरा 60 हमने ज्ञात कर लिया, तीसरा अपने आप क्या हो गया 30 डिग्री होगी। ये तो समझने की बात थी, यानी ये कोण हमें चाहिए था सी ए बी, उसका वैल्यू 30 डिग्री आएगा। कैसे आया उसको स्टेप्स में यहाँ पर आपको लिख कर बता। देखिए हमारा सवाल संख्या 32 है। हम कहेंगे कि दिया गया वगैरह आप लिखेंगे, इतना आपको आइडिया आ गया। दिया गया सवाल में उठाना है और हमें ज्ञात करना है, वो मैं यहाँ पर बता दूं आपको। हमें ज्ञात करना है कि सिद्ध नहीं करना, ज्ञात नहीं करना, सिद्ध कोण सी ए बी का वैल्यू पता करना है। ठीक है, आगे देखिए मैं यहां इसका हल कर रहा हूं, तो यहां लिखूंगा कि त्रिभुज ओ बी डी में बी डी बराबर ओ डी, ये आप दिया गया लिख दोगे तो दिया है, यहां भी लिख दिया मैं दिया है। आप कहेंगे कि चूंकि ओ बी बराबर ओ डी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तब क्या होगा कि ओ बी बराबर ओ डी बराबर बी डी, अर्थात त्रिभुज ओ बी डी एक समबाहु त्रिभुज है। अतः कोण बीओडी बराबर 60 डिग्री हो गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। फिर हम बात करेंगे कि चूंकि कोण बीसीडी तथा कोण बीओडी एक ही चाप बीडी द्वारा क्रमशः परिधि व केंद्र पर अंतरित कोण है, तो कोण जो बीसीडी है वो आधा होगा कोण बीओडी का। आधा मतलब 60 का आधा कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री आ गया। कौन सा कोण बीसीडी। आप कहेंगे और फिर से कि चूंकि एओबी व्यास है तो त्रिभुज एसीबी में कोण एसीबी बराबर 90 डिग्री। कारण लिख देना कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है,
अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, AOB व्यास है तब। तो ये कोण हो गया पूरा 90 डिग्री का, ये हो गया, ठीक है ना। और फिर आप कहेंगे यहां पर एक चीज और देख लीजिए, थोड़ी जगह नहीं मिटाना पड़ेगा मुझे पार्ट, तो आप एक बार इसको देख ले, मैं इरेज करूंगा। चलो मैं इरेज करके लिख देता हूँ, इस लाइन को भी मैं एक बार हटाता हूँ, थोड़ी जगह निकालता हूँ एक बार इसमें। ओके, मैं यहाँ आगे पार्ट लिखता हूँ और यहां मैं लिखूंगा कि चित्रानुसार या सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, चित्रानुसार जो कोण ABC है वो आएगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री। इसके बाद इस 30 वाले के बाद चित्रानुसार कोण AB और C 60 डिग्री का है। और अभी मैंने बताया कि कोण ACB बराबर 90 डिग्री है। इसके कारण लिख दो कि AOB वृत्त का व्यास है, बस इतनी लिख दो बात। तो कोण ACB 90 का है, अतः आप लिखेंगे कि कोण CAB प्लस कोण ACB प्लस कोण ABC बराबर 180। और कारण पता ही है कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और नेक्स्ट में यहां पर जगह थोड़ा यहां लिखता हूं मैं, दिख रहा होगा आपको कि जो हमारा CAB है वो तो हमें ज्ञात करना है और बराबर 180 पढ़ाई था, और ACB 90 का आ गया और ABC 60 का आ गया। तो 180 में से 90 और 60 दोनों को घटा दूंगा, तो एंगल जो ACB का वैल्यू आएगा वो 180 माइनस 150, और 180 माइनस 150 बराबर हो गया 30 डिग्री। क्यों जी, समझ में आ गई इतनी कहानी? स्टूडेंट्स जरा बोर्ड पे गौर से देखें, अच्छी तरह समझें। देखो कॉन्सेप्ट याद रखना, पूरे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज हुए थे, जितने भी थ्योरम्स यूज हुई थी, जितने भी स्टेटमेंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, वो सारे स्टेटमेंट्स, वो थ्योरम्स, वो कॉन्सेप्ट आपको यदि याद है तो विविध प्रश्नमाला का एक भी सवाल ऐसा नहीं जो आपको नहीं आ सकता। अच्छी तरह वो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से पढ़ें, थ्योरम्स वापस से देखें, उनके स्टेटमेंट्स वापस से देखें, उनको याद करें, समझें और फिर सवाल हल करें। आपको 100% सवाल आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें, होमवर्क जरूर करें, जितना भी पढ़ाया गया है, जो भी सवाल हैं सारे फेयर कॉपी में करने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।